friends, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services. तो guys, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. पिछले चैप्टर में हमने डीपली पढ़ाई करी थी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, उनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कैसे ओवरथ्रो किया. ठीक है, तो in the struggle of British conquest of India, there were two strong opponents in the way of Britishers. Who were they? एक तो यूरोपियन पावर्स एंड द अदर वर प्रिंसली स्टेट्स. तो यूरोपियन पावर्स में पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इन तीनों को अपने रास्ते से हटाते हुए ब्रिटिशर्स अपने रूल को इंडिया में किस तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं, ये हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं. आज हमें देखना है कि जो स्मॉल प्रोविंसेस थी इंडिया में, उनको ब्रिटिशर्स कैसे कॉन्क्वेस्ट करते हैं. ओके, तो कुछ चीज़ें जो इंग्लिश मेंस के रास्ते आती हैं, दैट वाज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. इंडिपेंडेंट स्टेट्स उस टाइम कई ग्रो कर रहे थे इंडिया में. उसका रीज़न था ड्यू टू वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर. दिस वाज द टाइम जब मुगल एम्पायर वॉज इन इट्स डिक्लाइन. मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था ड्यू टू वीक सक्सेसर्स. इसकी वजह से कई स्टेट्स थे इंडिया के अंदर जो खुद को मुगल एम्पायर से अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे थे. क्या थे वो? हैदराबाद, अवध, ये स्टेट्स थे. उस टाइम पर कुछ नए पावर्स राइज होते हुए दिखाई दिए हमें इंडिया में, लाइक मराठा, सिख, मैसूर. तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखने के लिए हम मैप देख लेते हैं थोड़ा कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी इंडिया की एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर ईगरली फाइटिंग फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. बंगाल से क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं, बंगाल में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध देखने वाले, तो हम पहले ये देख लें बंगाल था कहाँ. आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा वॉज बंगाल. ये था प्रोविंस बंगाल का, जहाँ पर दीवान जो थे वो रूल कर रहे थे. इसके ऊपर देखें हम अवध, दिल्ली में मुगल्स, ऊपर सिख राइज हो रहा था, ये नया स्टेट राइज हो रहा था, नया प्रोविंस. राजस्थान वाले एरिया में देयर वर राजपूत्स, जट. सेंट्रल इंडिया वॉज रूल्ड बाय मराठास. साउथ में आते हैं तो हैदराबाद में निज़ाम का रूल था, एंड हियर दिस वॉज मैसूर. कार्नेटिक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की. अब हम देखेंगे कि इन टुकड़ों को इंडिया के, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जो गवर्न हो रहे थे इंडिया में, उसको ब्रिटिशर्स एक एक करके कैसे कॉन्क्वर करते हैं और अपने रूल के अंदर मिलाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या डील करने वाले हैं? बंगाल के कॉन्क्वेस्ट से. कहाँ से? बंगाल से. बंगाल क्यों? बंगाल ऐसा क्या था बंगाल में जो ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ? बंगाल एक बहुत ही रिच प्रोविंस था एट दैट टाइम. जितना भी एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड में इंडिया से, 60% वॉज फ्रॉम बंगाल. कहाँ से होता था 60%? बंगाल से. ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था. गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है यहाँ पर, तो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था जहाँ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या ज़्यादा था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था. तो इकोनॉमिकली इट वाज अ वेरी रिच प्रोविंस, प्रॉस्पेरस स्टेट था ये. तो दिस नेचुरली अट्रैक्टेड ब्रिटिशर्स एंड द कॉन्क्वेस्ट स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. लेट्स सी बंगाल क्या आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा है. पॉलिटिकल सिचुएशन देख लेते हैं हम बंगाल की. 1700 में मुर्शिद कुली अली खान बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल. ही वॉज फॉलोड बाय शुजाउद्दीन, सरफराज अली खान, अली वर्दी खान, एंड देन नेक्स्ट वॉज सिराज उद दौला. अभी तक जो रूलर्स थे बंगाल के, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स. ओके, उन्होंने अपने अपोनेंट से लड़ाई में काफ़ी सक्सेसफुल थे वो. जैसे मराठास के इन्वेजन को वो सक्सेसफुली रोक पाए. उसके बाद जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए इंडिया में, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये भी बंगाल तक नहीं पहुंच पाए.
तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने स्टेट को बाकी सारी चैलेंजेस जो उस टाइम इंडिया में चल रही थी उनसे बचा के रखा। लेकिन जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं कौन, सिराजुद्दौला, कब बने ये, 1756 में। अब तक सिचुएशन बदल चुकी थी। सिराजुद्दौला वॉज वेरी यंग रूलर। जब वो रूलर बने वो काफ़ी छोटे थे, जिसकी वजह से वो बहुत अनएक्सपीरियंस थे, बहुत ही गुस्से वाले थे वो। सिराज फेस राइवलरी इन हिज ओन कोर्ट। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में विभीषण बैठे हैं, उनके खुद के कोर्ट में ही उनके अपोनेंट्स बैठे थे जो नहीं चाहते थे कि सिराज जो है वो दीवान ऑफ बंगाल बने। कौन थे वो उनके अपोनेंट्स, शौकत जंग, घिश्ती बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ। कुछ तो इनके कजिन्स थे और कुछ इनके कोर्ट में काम करते थे। ओके, तो एक ये रीज़न हुआ कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी बंगाल की वो अब वीक हो चुकी थी और कई अपोनेंट सामने नज़र आ रहे थे। दूसरा रीज़न है ओवरग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिशर्स अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या देखते हैं हम कि इंग्लिश का कॉन्क्वेस्ट इतना जल्दी नहीं था। इट वॉज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ही फास्ट नहीं थे। दे वर पेशेंट रूलर्स। ओके, तो बहुत धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे थे, अपनी एक्टिविटी को इंग्लिश बंगाल में बढ़ा रहे थे। कैसे बढ़ाई उनने अपनी एक्टिविटी, 1770 में फारूक शियार एक फरमान इशू करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस फरमान के अंदर दस्तक मिलते हैं ब्रिटिशर्स को। व्हाट आर दस्तक? विद द यूज ऑफ दिस दस्तक दे कैन freely trade in Bengal without any levy of taxes, without any levy of tolls। तो अब फ्रीली बंगाल में ये ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। इस मिसयूज की वजह से इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था बंगाल में। दूसरा, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता विदाउट द परमिशन। बिना नवाब की परमिशन से उन्होंने कलकत्ता में अपना फोर्ट बना लिया। तो दीवान चुप रहने वाले तो थे नहीं, उन्होंने रिटेलिएट करा। अब किस तरीके से करा ये हम देखते हैं। इसकी वजह से हुआ है बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे कब होता है, 1757 में। जो हमने ऊपर कंडीशंस देखी हैं वो ये देखी हैं कि क्या कंडीशन बनी थी जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, किसके बीच में, दीवान ऑफ बंगाल के बीच में और इंग्लिश के बीच में। कब, 1757 में। ईयर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, अब क्या रीजन थे ये हम देख ही रहे हैं, अच्छे से देख लेते हैं। रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज। जो दस्तक से उनको ट्रेड प्रिविलेज या राइट्स मिले थे वो उनका बहुत ही तरीके से मिसयूज कर रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल को बहुत इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था। वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे वो बहुत लॉस में जा रहे थे, टैक्स रिवेन्यू कम हो रहा था बंगाल का। ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता हमने देखा। इसको रिटेलिएट किया सिराजुद्दौला ने। कैसे? उन्होंने अटैक किया इंग्लिश के फोर्ट को जो उन्होंने कलकत्ता में बनाया था, उसको सीज कर लिया। अब इसके साथ ही साथ हमें एक एपिसोड नजर आता है दैट इज फेमसली नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, छोटा सा देख लेते हैं। 146 इंग्लिश मैन को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, उसमें 146 मैन को घुसा घुसा के वो बंद कर देते हैं और एक बहुत ही ज़रा सा वेंटिलेशन देते हैं, खिड़की। तो सफोकेशन की वजह से 123 इंग्लिश मैन की उस ट्रेजेडी में डेथ हो जाती है। हालांकि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इट इज़ अ एक्सैजरेटेड एविडेंस, मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के इसको कहा गया है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर एक रीज़न था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। फिर हम देखते हैं आगे कैसे बैटल ऑफ प्लासे हुआ। अब ये रीजंस की वजह से युद्ध होता है। युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव क्या रहते हैं, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं।
हमें पता है घर में उनके लंका में भेदी तो थे ही, विभीषण तो पहले से ही प्रेजेंट थे। इसका फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या करा, सीक्रेट अलायंस बनाया उनके राइवल्स के साथ। ये वजह थी कि बैटल ऑफ प्लासे इजीली कौन जीत जाता है, इंग्लिश। कब, जून 23, 1757 में बैटल ऑफ प्लासे होता है, जो इजीली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के पहले ही ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रिजल्ट हमको युद्ध लड़ने के पहले ही पता था। तो यहाँ हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासे। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, बंगाल के। मिर्जाफर वॉज वन ऑफ दी राइवल। मिर्जाफर क्या थे, राइवल थे किसके, दीवान के। इनको बना दिया जाता है नवाब बना देते हैं इनको, कौन, इंग्लिश। और इसके रिटर्न में जो मिर्जाफर है वो उनको बहुत सारा पैसा देंगे और 24 परगानास की जमींदारी देंगे। और इसके साथ साथ वॉर गिल्ड भी देते हैं वो 2 करोड़ रुपए का। सोचिए 2 करोड़ उस समय के लिए कितनी बड़ी रकम थी। तो अब इनने देखिए पपेट भी बना दिया मिर्जाफर को, उनसे पैसे भी ले लिए। बहुत ही समझदारी से स्टार्ट कर दिया फाउंडेशन किसका, ब्रिटिश एम्पायर का। कह सकते हैं दिट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके साथ ही साथ ऑब्टेन्ड मिलिट्री सुप्रीमेसी इन बंगाल। क्या हुआ, उन्होंने अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिश करी, जिसको कौन केयरटेक करेगा, बंगाल। वहां से पैसे मिलेंगे इनको और इनकी बढ़िया मिलिट्री भी चलेगी। तो ये सिग्निफिकेंस रहा है किसका, बैटल ऑफ प्लासे का। पपेट बन गए मिर्जाफर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, बैटल ऑफ प्लासे वॉज अ बैटल विच वॉज नेवर फॉट। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कभी लड़ा ही नहीं गया, बिन लड़े ही इंग्लिश जीत गए। ठीक है। लेटर ऑन मिर्जाफर बिकम इनकम्पिटेंट टू पे ब्रिटिश एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर काजिम। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था, मीर काजिम जो है वो पैसा देते रहेंगे और हम बढ़िया अपना रूल करते रहेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। मिर्जाफर जो है वो उनकी मांगी हुई रकम पे खड़े नहीं उतर पाए, वो उन्हें नहीं दे पाए। ब्रिटिशर्स ने वेरी स्मार्टली उनको रिप्लेस करके मीर काजिम जो उनके अपोनेंट थे उनको क्या बना दिया, रूलर बना दिया। ओके। अब आगे हम बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। लड़ाई की वजह अब देखेंगे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। क्यों? कंपनी ने ऐसा सोचा था कि जिसको मीर काजिम को हमने रूलर बनाया है, ये एक आइडियल पपेट की तरह काम करेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा सुनेंगे। पर मीर काजिम बहुत ही एम्बिशियस पर्सन थे, वो इतनी जल्दी ब्रिटिशर्स की हाथों में आने वाले थे नहीं, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। दूसरा, जितनी सम वो डिमांड करते थे वो दे नहीं पाते थे क्योंकि इनकम ही नहीं हो रही थी। दस्तक का मिसयूज कंपनी कंटिन्यू कर रही थी, तो रेवेन्यू जो था उनका, टैक्स रेवेन्यू, वो कम होता जा रहा था। बंगाल की सिचुएशन प्रॉस्पेरस स्टेट से बिगड़ती जा रही थी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है वापस लड़ाई। किसके बीच में? कंपनी और नवाब के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है वापस। क्यों? ड्यू टू मिसयूज ऑफ दस्तक विच इंक्रीज द लॉस ऑफ नवाब ओवर रेवेन्यू ऑफ टैक्स। टैक्स ही नहीं आ रहा तो आपको हम आपका मांगा हुआ सम कहाँ से देंगे भैया? ऐसा बैटल कैसे होता है हम देखते हैं। मीर काजिम बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं अकेले इस लड़ाई को, इस युद्ध को नहीं जीत सकता, तो वो जाते हैं अवध के राजा के पास हेल्प मांगने। अब ये एक कॉन्फिडरेसी फॉर्म करते हैं सब मिलके। नवाब ऑफ अवध जो कि कौन रहते हैं? शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम II, ये तीनों मिलके अपनी लार्ज फोर्स ले जाते हैं और ब्रिटिश से खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उनकी कंबाइंड आर्मी को भी ब्रिटिशर्स इजीली हरा देते हैं अंडर मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर। कहाँ पर? बक्सर में, ऑन 22 अक्टूबर 1764। इस लड़ाई को जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, 1764 में जो होती है।
अब इस वॉर का सिग्निफिकेंस देखते हैं हम, इस वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में। नॉट ओनली नवाब ऑफ बंगाल बट मुगल एम्परर वॉज ऑल्सो डिफीटेड। अब क्योंकि अवध के राजा, मुगल एम्परर और नवाब ऑफ बंगाल तीनों जुड़े थे इस लड़ाई से, तो एक व्यक्ति नहीं हारता, यहाँ बंगाल का राजा भी हारता है और मुगल एम्परर भी हार जाता है। किसके आगे? इंग्लिश के आगे। विक्ट्री मेड पूरा नॉर्थ इंडिया जो रहता है वो किसके अंडर आ जाता है? अब ब्रिटिशर्स के अंदर। तो हमने देखा कि हमारी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन अब बदल चुकी है। अवध, बंगाल और मुगल एम्परर ये पूरा ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है हम देखते हैं। बंगाल को तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, सरेंडर करवा लिया अपने अंदर। अब क्या बचता है? मुगल एम्परर और अवध के राजा। इनको वो डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं बल्कि एक ट्रीटी साइन करते हैं इनके बीच में। अब हम आगे देखेंगे इस ट्रीटी से क्या इफेक्ट पड़ता है। और इस वॉर की वजह से इंग्लिश गॉट दीवानी राइट्स ओवर विच बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के एरिया में दीवानी राइट है। व्हाट इज दीवानी राइट? राइट ओवर रेवेन्यू ऑफ द टेरिटरी। मतलब अब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? इंग्लिश कलेक्ट करेंगे। ओके। रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसी इस वॉर के अंदर डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी सामने आती है। वेरी शार्प माइंडेडली रॉबर्ट क्लाइव ने इस पॉलिसी का यूज किया। क्या है डुअल गवर्नमेंट? दैट इज रूल ऑफ टू, मतलब सिर्फ एक जना रूल नहीं करेगा, दो जने रूल करेंगे। कौन कौन? कंपनी और नवाब। किस तरीके से इन्होंने रूल बनाया दो का? लेट्स सी। नवाब जो है वो वही रहेंगे थ्रोन के ऊपर, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव या गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड की गवर्नमेंट क्या करती है? एक पोस्ट बनाती है डिप्टी नवाब की। अब जो पावर रहते हैं काय के? दीवानी और निजामत के, ये दोनों पावर किसके हाथ में चले गए? डिप्टी गवर्नर के। अब गवर्नर जो रहेगा या जो नवाब जो रहेगा वो सिर्फ साइन करने का काम करेगा, सारे मेन काम कौन करेगा? डिप्टी नवाब। पपेट बना दिया एक तरीके से नवाब को कि हम जो बोलें वही होगा अब स्टेट में। कंपनी के पास कौन से पावर चले गए? दीवानी पावर, अभी हमने देखा रेवेन्यू राइट्स और निजामत पावर, मतलब जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चले गए। ठीक है। तो अब बंगाल क्या बचा? बस एक प्रोटेक्टोरेट, बस साइन करना है, बाकी सारे पावर्स तो हाथ में चले गए। सोवरेन कौन हो गया इसमें? कंपनी। सुप्रीम पावर या सोवरेन पावर बन जाती है कंपनी। लेकिन ये जो डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव हमें दिखाते हैं, इसका बहुत ही इकोनॉमिक लॉस या आगे लॉस नज़र आता है हमें ब्रिटिशर्स को। कैसे? 1769-70 में एक फेमाइन आता है इंडिया में। अब ये जो डुअल गवर्नमेंट लाए हैं, इसका हैवी लॉस उठाना किसको पड़ रहा है? पीपल ऑफ इंडिया को। नवाब अपनी जगह थ्रोन पे बैठा है, कंपनी अपनी जगह एक्सप्लॉइट करे जा रही है इंडिया को। सारे राइट्स, दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिए। जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? कंपनी के हाथ में। रेवेन्यू देने वाले तो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, तो इसमें एक्सप्लॉइट होती है लोकल जनता वहाँ की। तो जब 1770 में फेमाइन आता है, तब जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट रहती है वो बिल्कुल भी लोकल पीपल पर ध्यान नहीं देती है। तो ये डुअल पॉलिसी जो रहती है रॉबर्ट क्लाइव की, इट फाइनली फेल्स। हालांकि इस पॉलिसी की वजह से ही उन्होंने स्टार्टिंग करी है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, बट लेटर इट फेल्स। हेंस रॉबर्ट क्लाइव अब गवर्नर नहीं रहेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, आज हमने देख लिया पूरी तरीके से कि बंगाल को उन्होंने कैसे कॉन्कोर किया। नेक्स्ट विल बी मैसूर। क्योंकि ये एक रिटर्न नोट्स हैं, तो आप लोग अपना भी एक छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखते जाया करिए। इन नीट
अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल फॉर यू पीपल in printed form wherever you want. Okay, in case you have any issue regarding my videos or my explanation, you can comment in the comment section. Okay, in need of any change in my videos, you can also give your feedbacks. Thank you for watching my videos. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.